हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कैरियर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट हमने 3 यूनिट कर चुके हैं। पहले हमने जो यूनिट करी थी वो करी थी एसआई यूनिट के बारे में, दूसरी जो हमारी यूनिट थी वो थी मोशन, और तीसरी जो हमारी यूनिट थी वो थी वर्क, एनर्जी एंड पावर। लास्ट जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा पावर में मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है हम उसको मेजर कैसे करते हैं, यानी अगर उसके हमने मेजरमेंट या पूरी की पूरी अगर पावर निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। हम लोग निकालते हैं यूनिट में। किस में निकालते हैं? यूनिट में। और यूनिट का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई घंटे, भाई कोई भी जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट चला है वो कितनी देर तक चला है और कितने दिन तक चला है। ठीक है, घंटे को हावर्स और डेज। ठीक है, ये तब निकालना है जब कैपेसिटी किस में हो, किलोवाट में दी हुई हो। और C मल्टीप्लाई बाई H मल्टीप्लाई बाई D डिवाइड बाई 1000 कब करना है? जब कैपेसिटी किस में दे रखी हो, वाट में। जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ, लिखेंगे सभी एक न्यूमेरिकल। क्या है कि जैसे एक बल्ब दिया हुआ है, वो बल्ब कितने वाट का है? 60 वाट का है। कितने वाट का है? 60 वाट का बल्ब है और 5 घंटे चल रहा है। और पूछ ले कि 40 दिन में कितने बिजली खर्च करेगा, तो आपको क्या कर रहे हैं? इसके डिवाइड में 1000 करना है। क्या करना है? इसके डिवाइड में 1000 करना है। 1000 क्यों करना है? क्योंकि ये किस में दिया हुआ था? वाट में दिया हुआ था। और 60 से अगर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे कट करेंगे? 0 से ये 0 चली गई, ये 0 चली गई, 5 से ये 2 पे चला गया, 2 से ये 3 पे चला गया, तो कितना आ गया? 12 यूनिट। और हमारा जो बिल आता है वो पर यूनिट के हिसाब से आता है कि पर यूनिट चार्ज सरकार कितना ले रही है। 5 रुपये अगर चार्ज ले लिए तो 60 रुपये आ गया, 10 रुपये ले रही है तो 120 रुपये आ गया। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं हम सारे ऐसे ही निकालते हैं। HSSC ग्रुप डी में ये वाले न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आए हुए थे कि यूनिट पूछ रहा था कि वो यूनिट निकालनी है। ठीक है, तो हमारी जो तीसरी यूनिट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आती है वो आती है यूनिट 4। यूनिट 4 हमारी जो है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण। सभी ने सुना है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने, जो कि कहाँ से थे? वो इंग्लैंड से थे। और उनका जो जन्म पीरियड है वो क्या है? 1642 से 1727। कई बार पूछ लेता है कि न्यूटन किस देश से संबंध है, न्यूटन का किस देश से संबंध है, तो किससे है? इंग्लैंड से है। सेब वाली घटना सभी को याद होगी। सेब वाली जो घटना है वो कब हुई थी? वो 1665 में हुई थी, सेब वाली जो घटना हुई थी। और जिसके बेस पे न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, एक्चुअल में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है। देखो, गुरुत्वाकर्षण 2 चीज़ से मिलकर बना है, गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व का मतलब है यहाँ पे पृथ्वी से, और आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब खींचना, यानी जब पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। यानी जब वो एक पेड़ के नीचे पड़ा था, उसने देखा कि एक सेब जो है वो नीचे आके गिरा, तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये सेब है ना, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने कौन सा नियम दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। कब दिया था? 1665 ईस्वी में दिया था। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण का जो उसने नियम दिया था, उसने 2 तरह के बल बताए थे कि पृथ्वी पर ना हमेशा 2 तरह के बल लगते हैं जब गुरुत्वाकर्षण। तो वो बल कौन कौन से थे वो आपको पता होने चाहिए। तो उन्होंने 2 बताए थे। एक तो बताया था गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक बताया था गुरुत्व बल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये समझना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रेविटी फोर्स, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है वो क्या कहता है कि कोई भी 2 वस्तु है, मान लो कि एक ये डस्टर है और एक ये क्या है? मार्कर है। इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा ना, वो बल तो कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट का भार m1 है और इस ऑब्जेक्ट का भार क्या है? m2 है। यानी ये कोई 2 वस्तु है, मान लो कि ये 1 है और ये क्या है? 2 है। अब जब इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, न्यूटन क्या कहता है कि पृथ्वी की सभी वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। वो इतना आकर्षण बल है जो वो
इतना कम होता है कि वो चिपकती भी नहीं है लेकिन दूर भी नहीं जाते, यानी आपस में एक दूसरे की पोजीशन पर रखी हुई है। गुरुत्वाकर्षण का सबसे मेन कारण यह है कि पृथ्वी पर हर एक चीज रखी हुई है, उसका मेन कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण हर एक वस्तु के बीच में लग रहा है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए क्या करा जाता है कि वो वस्तु आपस में चिपकती नहीं है। अगर बाद में क्वेश्चन आए ना कि वस्तुएं फिर चिपक क्यों नहीं जाती अगर वो आकर्षित करती हैं, तो वो चिपकती क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो बल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, माइनस में होती है, उसकी वैल्यू अभी आएगी। जैसे ये दो वस्तुएं, इन दोनों के बीच की मान लो डिस्टेंस r, तो क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है वो तो बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन जो बल, जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक मार्कर है, इसके और पृथ्वी के बीच में जो बल लग रहा है, क्योंकि मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे ही गिरेगा, तो इसके और पृथ्वी के बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है? वो गुरुत्व बल कहते हैं उसे। ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में ये माइनर सा थोड़ा फर्क है। किसी से अगर पूछेंगे ना कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या, तो बोलेंगे पृथ्वी अपनी तरफ खींचते हैं, नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो वस्तुओं या पृथ्वी की सभी वस्तुएं आपस में एक दूसरे को किसी बल से आकर्षित करती हैं, उस बल को तो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्व बल किसे कहते हैं? कि पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे कहते हैं गुरुत्व बल। दोनों में ये फर्क है। तो यहाँ पे न्यूटन का हमारा जो नियम है वो किसके लिए है? वो गुरुत्वाकर्षण के लिए है। सबसे पहले तो लिखेंगे सभी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि मान लो कोई दो वस्तु है, ये एक है ये दो है, कह रहा है कि इसका भार m1 है, इसका भार क्या है? m2 है। तो दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, तो उसके बारे में उसने दो पॉइंट दिए हैं। कौन कौन सा? पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट तो ये कहता है, लिखेंगे सभी लिखते जाएंगे, अपने नोट्स बनाते जाओ, साथ के साथ याद कर लो और स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साथ में यहाँ पे लिखने वाला भी हूँ कि इनके बीच में जो बल लगता है, दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है वो दोनों वस्तुओं के भार यानी द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। दोनों वस्तुओं के भार के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हमारी इक्वेशन 1 कहती है। क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगेगा वो दोनों वस्तुओं के भार के मल्टीप्लाई के क्या होएगा? समान अनुपात में होएगा। ये है, जैसे इक्वेशन ये बन गई। ये किसका निशान है? समान अनुपात का निशान है, यानी ये वाली चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये वाली भी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी इक्वेशन में क्या कहते हैं? लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा। यानी ये दूरियां देखो सीधी सी बात है, कोई भी चीज आपस में एक दूसरे को आकर्षित कब करती है? जब वो पास पास होती है। जब वो दूर चली जाएंगी तो उनके बीच का जो आकर्षण बल है, जैसे चुंबक है, चुंबक आपने देखा होगा कि अगर इधर इधर रख देंगे तो आपस में फटाफट चिपक जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इनको दूर करते जाएंगे तो इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। सेम यहाँ पे भी है कि जब दो वस्तुएं आपस में दूर चली जाएंगी तो उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब वो पास पास आएंगी तो उनके बीच का आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसलिए दूरी के क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दोनों इक्वेशन को इकट्ठी कर दूं ना मैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन के आएगा? F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा किसका? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का। अभी आगे और लिखेंगे, क्या इक्वेशन बन के आई है हमारी? F क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। तो ये वाला साइन हम हमेशा हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसको। नियतांक का मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी? फिक्स होएगी, कांस्टेंट होएगी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो मैं भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले गुरुत्व बल क्या होता है उसकी क्या डेफिनेशन होएगी वो और लिख लेंगे एक बार साथ में। ये वाला लिख लिया सभी ने? सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके ये वीडियो बहुत काम आए। क्योंकि क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और
मैं डे बाय डे आपको पर यूनिट आपको करवाता जाऊंगा पूरी की पूरी साइंस, ठीक है। तो गुरुत्व बल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो गुरुत्व बल में सिर्फ हमने क्या करना है कि एक तो वस्तु है और दूसरा क्या है, पृथ्वी। इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो बल क्या कहलाएगा, गुरुत्व बल कहलाएगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि F के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, GMME, यानी एक पृथ्वी आ जाएगी, एक वस्तु का भार हो गया M, ME क्या हो गया, पृथ्वी का भार हो गया, और R स्क्वायर क्या हो गई, पृथ्वी की रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या। ये फॉर्मूला हो गया। बस आपको ये याद रखना है। अगर हम m का मान रख दें, वस्तु जितनी भारी है, पृथ्वी के me का मान रख दें और r स्क्वायर का मान रख दें, तो हमारी g की वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है ये आपको याद करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूछी जाती है कि कैपिटल जी का मान क्या है, सीधा पूछ लिया जाता है पेपर में कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है। तो कितना होता है, 6.61 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये आता है पॉइंट कि ये ऐसा यूनिट कैसे आई है इसकी, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। तो हम यहाँ से इसको निकालेंगे, कैसे आएगा, अगर जी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ, ये आर है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में क्या चला जाएगा, m इंटू एम ई। एफ फोर्स का, अगर किसी को एसआई मात्रक याद नहीं है तो हमारा पहला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको सारे एसआई मात्रक करवाए हुए हैं। जो एफ होता है इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन, क्योंकि फोर्स को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में। आर क्या होगी, एक तरह से डिस्टेंस होगी, और स्क्वायर है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और m हो गया भार, एम ई भी क्या है, पृथ्वी का भार। तो दोनों का kg होता है, क्योंकि भार को हम एसआई मात्रक क्या है, किलो। तो g का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आरआरबी के पेपर में पूछा हुआ था, किसके में, आरआरबी लोको पायलट के पेपर में पूछा हुआ था कि कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो तभी याद होगा, और इसका मान भी पूछ लेता है कि इसका मान कितना होता है। तो आपको ये मान याद रखना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब बात यहाँ आती है कि गुरुत्वाकर्षण का फायदा क्या क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण का फायदा क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर हम लोग चल पाते हैं। हर एक वस्तु पृथ्वी के ऊपर रखी हुई है, हर एक वस्तु आपस में एक डिस्टेंस बनाए हुए है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो सारी वस्तु आपस में उड़ती फिरेंगी, क्योंकि उसको बोलेंगे हम जीरो ग्रेविटी। वस्तु का कोई भार ही नहीं होगा, पृथ्वी अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण आप ये बोल सकते हो कि एक तरह से पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर क्या है, वातावरण है। और वातावरण के होने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर वातावरण उपस्थित है। बाकी किसी ग्रह पर ग्रेविटी इतनी नहीं है कि वहाँ पर वातावरण उपस्थित हो और जीवन पाया जाए। जीवन पाने का एक कारण क्या है कि वातावरण का उपस्थित होना, और वातावरण में बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का फायदा क्या है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था हमें, न्यूटन ने बताया था। न्यूटन कौन से देश का व्यक्ति है, इंग्लैंड का है। कब दिया था उसने, 1665 ईस्वी में बताया था। सेब वाली घटना कब हुई थी, 1665 में हुई थी। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्व बल क्या होता है, ये दोनों डिफरेंस आपको याद करने हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। टॉपिक क्या आता है, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि होता क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है ना, वो किसी न किसी स्पीड से तो गिरती है, और वो स्पीड क्या कहलाती है, वो स्पीड किसके कारण होती है, गुरुत्व बल के कारण होती है। और गुरुत्व बल के कारण जब कोई वस्तु अपने भार के साथ गिरती है तो वो वस्तु किसके अधीन गिरती है, अपने गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरती है। यानी पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण पैदा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे बल की डेफिनेशन क्या है, यानी जो हमने फोर्स है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का गति का जो पहला नियम है हमें वो बल की परिभाषा बताता है, जो कि क्या होती है, m इंटू ए होती है। ए क्या है यहाँ पे, त्वरण है, लेकिन पृथ्वी के केस में ये क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। जी को बोलते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं जी को,
गुरुत्वीय त्वरण। अगर यहाँ से g की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, F डिवाइड बाई m। और आपको पता है कि जो गुरुत्वीय बल होता है वो क्या होता है, Gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये होता है F। पृथ्वी पर जो बल लगता है, गुरुत्व बल की बात हो रही है, तो गुरुत्व बल की अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें तो Gm डिवाइड बाई m इंटू आर स्क्वायर। तो m से क्या हो गया, m कैंसिल हो गया और g क्या आ गया हमारा, Gme डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बड़ा याद रखने योग्य है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। फॉर्मूले में अगर पूछ ले तो G इज इक्वल टू Gme m आर स्क्वायर, और G की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, और स्मॉल g की अगर हम सारी वैल्यू रख दें, पृथ्वी की रेडियस जैसे कि कितनी होती है, 6370 किलोमीटर होती है, और कैपिटल G का मान कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो अगर ये वाली सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर रख दें तो G का मान आ जाएगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि G का मान क्या होता है, G का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखने दोनों वैल्यू, कैपिटल G का मान क्या होता है और स्मॉल g का मान। एक तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल का फॉर्मूला है, गुरुत्व बल के नियतांक का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू, ये वैल्यू है गुरुत्वीय त्वरण का। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी पर जब कोई चीज नीचे गिरती है तो वो किस स्पीड के साथ गिरती है, उसके साथ जो स्पीड ऐड होती है वो कितनी ऐड होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी पृथ्वी पर जो भार होता है वो एक्चुअल में वस्तु के भार के अंदर क्या चीज ऐड होती है, ग्रेविटी ऐड होती है। तभी तो बोलते हैं कि हर एक चीज जब नीचे गिरती, जब कोई वस्तु नीचे गिराते हैं तो उसकी स्पीड के साथ उसके अंदर क्या चीज और गिरती है, जी, कैपिटल G के अधीन गिरती है। यानी पृथ्वी के जब अधीन कोई वस्तु गिरती है तो उसके कारण जो त्वरण पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो आप सभी को ये सब याद रखना है। तो अब जो क्वेश्चन, अभी जो याद रखने योग्य बात है वो इस फॉर्मूले के ऊपर आती है कि ये फॉर्मूला क्या कहता है। अब बड़े ध्यान से सीखेंगे इसको, गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया, कैपिटल Gme डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि जब हम पृथ्वी से दूर जाते हैं, क्या होते हैं, पृथ्वी से दूर जाते हैं, तो जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका जो मान है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लो वो क्या कह रहा है, जैसे ये पृथ्वी है, अगर ये वस्तु किसी h हाइट पे चली गई, पृथ्वी से दूर चली गई, तो इसके बीच में आकर्षण बल क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, चुंबक वाला केस भी बताया था कि जब दूर दूर वस्तुएं चली जाती हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सेम गुरुत्वीय त्वरण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की रेडियस कितनी है, r है। अगर फॉर्मूले में मैं रखूं तो जो r की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, Gme r प्लस h का स्क्वायर हो जाएगी। यानी ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। यानी ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ये दोनों वैल्यू आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये वाली वैल्यू अगर बढ़ेगी, यानी पृथ्वी से अगर कोई चीज दूर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो G का मान क्या कर देगी, कम कर देगी। लेकिन सेम सेकंड केस इसका अपोजिट है, अगर पृथ्वी के पास आ रही है कोई चीज तो G का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में r माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू अगर कम हो रही है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों केस याद हो गए। अनदर केस क्या आते हैं कि जो पृथ्वी है वो उसकी जो शेप है वो कैसी है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो हमारा क्या आता है कि पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है, वो इलिप्टिकल है। पृथ्वी कैसी है, अंडाकार है। यानी ये वाली चीज़ को क्या कहते हैं, इनको तो कहते हैं हम ध्रुव यानी पोल्स, और इसको क्या कहते हैं हम, इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर और भूमध्य रेखा। अब देख लो, पृथ्वी की जो यहाँ पे रेडियस है और जो यहाँ पे रेडियस है, इन दोनों में 40 किलोमीटर का फर्क है। कितने का फर्क है, 40 किलोमीटर का। और पृथ्वी गोल नहीं है। जैसे हम पीछे बताते थे ना, हमें 5वीं क्लास तक जब हम पढ़ते थे तो कहते थे कि पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी राउंड नहीं है, पृथ्वी कैसी है, इलिप्टिकल है, अंडाकार है, चपटी है। क्यों, क्योंकि इनकी दोनों रेडियस में क्या है, ध्रुवों पर जो रेडियस है और जो इक्वेटर पे जो रेडियस है, दोनों में 40 किलोमीटर का फर्क है। कितना, 40 किलोमीटर का फर्क है।
क्योंकि इस तरफ अगर रेडियस आप निकालोगे तो 12,716 होती है, सॉरी व्यास, डायमीटर जो होता है वो कितना होता है 12,716 किलोमीटर, और इस तरफ निकालोगे तो ये कितना होता है 12,756 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर का फर्क है, इसलिए पृथ्वी की शेप गोल ना होके कैसी हो गई है, अंडाकार है। और जिस तरफ डिस्टेंस कम होगी उस पर क्या होएगा, जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होएगा, ध्रुवों पर क्या होएगा, मैक्सिमम, ध्रुवों पर क्या होएगा, महत्तम होएगा, मैक्सिमम होएगा। और भूमध्य रेखा पर क्या होएगा, भूमध्य रेखा पर क्या होएगा, मिनिमम होएगा, सबसे कम। जैसे आपने देखा होगा कि चुंबक का चुंबकत्व हमेशा पोल्स पे ज़्यादा होता है और बीच वाली जो रेखा होती है उस पर कम होता है। तो वही बात है कि पृथ्वी का जो आकर्षण है वो पोल्स पे सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम कहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा पर होगा। 2 पॉइंट ये हो गए। अब नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या आता है, 5वां पॉइंट इसके अंदर ये निकल के आता है कि पृथ्वी का जो केंद्र है उस पर जो जी का मान होता है वो 0 होता है। किसी भी वस्तु का अट्रैक्शन केंद्र उसके सेंटर पर 0 होता है। तो याद रखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, 0 होता है। अब आपको जो नेक्स्ट 6वां पॉइंट आता है वो क्या आता है, जो याद रखने योग्य है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होगी, तेज होगी। घूर्णन गति क्या होगी, तेज होगी। घूर्णन गति जब किसी वस्तु की तेज होती है तो वो क्या कर देती है, अपना जो आकर्षण है वो खत्म कर देती है। तो इसका जो ये होगा, तो जी का जो मान होगा वो क्या होगा, कम होगा। जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब पृथ्वी की घूर्णन गति क्या आएगी, ज़्यादा, सॉरी गति बढ़ेगी और इसमें क्या आएगी, कम होगी, तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी की अगर घूर्णन गति कम होगी तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये याद रखेंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि यदि पृथ्वी की गति को कितना बढ़ा दिया जाए, यदि पृथ्वी की गति को कितना बढ़ा दिया जाए, 17 गुना बढ़ा दिया जाए। कितने गुना बढ़ा दिया जाए, 17 गुना बढ़ा दिया जाए, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर रखी सभी वस्तुओं का मान 0 हो जाएगा, यानी उसे कहेंगे हम 0 ग्रेविटी। और ऐसी कंडीशंस में वस्तुओं को भार महसूस नहीं होता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉस ऑफ वेट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं भारहीनता। मतलब वस्तु को अपना भार प्रतीत नहीं होगा। तो पृथ्वी की गति को अगर 17 गुना बढ़ा दें तो भूमध्य रेखा पर रखी सभी वस्तुओं का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो कोई गति नहीं करेंगी। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो सभी आपने नोट करने हैं। और एक बात ज़रूर याद रखनी है, बीच बीच में मैं बताते जा रहा हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है तो रेगुलर क्लासेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, क्योंकि लक्ष्य एकेडमी में आपका हर टाइम स्वागत है और आपको डेली यहाँ पर क्लासेज दी जाएंगी। अब बात यहाँ आती है कि कई बार एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर तो व्यक्ति का वजन 100 किलो है, लेकिन चंद्रमा पर जाकर उसका वजन क्या होगा, तो उसका जवाब कैसे देंगे। तो उसका जवाब कैसे देंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, गुरुत्वीय जो त्वरण है वो पृथ्वी पर अगर 1 है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 1/6, यानी 1/6 होगा। यानी गुरुत्वीय त्वरण जो चंद्रमा पर होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होगा, 1/6 होगा। यानी पृथ्वी का 1/6 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर कितने किलोग्राम का है, 60 किलोग्राम का है, तो चंद्रमा पर कितने का होगा, चंद्रमा पर होगा 60/6 कितने का, 10 किलोग्राम का। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि पृथ्वी की सभी वस्तुओं पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो समान रूप से लग रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु पर मान लो कि इस कैप पे ज़्यादा लग रहा है या मेरे पे ज़्यादा लग रहा है, आप पे कम लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी की सभी वस्तुओं पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या लगता है, समान रूप से लगता है। ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ आपने देखी होगी हमेशा कि जब भी हम पहाड़ों पे जाते हैं, जैसे कि मान लो कि एक पहाड़ी है,
इस पर अगर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो वो क्या करता है, वो आगे की तरफ ऐसे झुक जाता है। क्या होता है, आगे की तरफ झुक के चलता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पहाड़ी पर हम चढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा जो गुरुत्व केंद्र है, एक टर्म आती है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो सेंटर का पता चल रहा है, यानी इसका मतलब जैसे देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि जब किसी वस्तु का पूरा भार जिस बिंदु पर निर्भर करता है उसे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे ये एक वस्तु है, अगर इस वस्तु को हम उठाएंगे, अगर किनारों से उठाएंगे तो वो आधी उठेगी, इस वाले किनारे से उठाएंगे तब भी आधी उठेगी। मान लो जैसे ये मार्कर है, इसको क्या करेंगे, अगर इधर से उठाएंगे तो ऐसे उठेगा, इससे इधर से उठाएंगे तो ऐसे उठेगा, लेकिन अगर बीच से उठाएंगे तो ये पूरा उठ जाएगा। ऐसे ही किसी वस्तु का एक सेंटर होता है, हर व्यक्ति का एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी जहां उसका सारा का सारा वजन निर्भर करता है। तो जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमारा जो सारा का सारा वजन है वो हमारे पाँव पर निर्भर करता है, और बैलेंस बनाने के लिए हम लोग क्या हो जाते हैं, ऐसे आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। इसलिए पहाड़ी पर चढ़ते समय व्यक्ति क्या हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। ये भी किस कारण होता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। याद रखेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, ठीक है। और इस चैप्टर की सबसे एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि क्या है, प्लायन वेग। क्या कहते हैं उसको, प्लायन वेग, और इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको, एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, वेलोसिटी का मतलब वेग, स्पीड, गति। यानी कुछ ऐसा लग रहा है क्या इससे कि जैसे कोई वस्तु भाग के चली जाएगी, तो ये वही है। जब ध्यान से सुनेंगे, डेफिनेशन क्या है कि जब पृथ्वी से हम किसी वस्तु को इस वेग से फेंक देते हैं कि वो क्या हो जाए, मान लो कि पृथ्वी, और इस वेग से हम उसको फेंक देते हैं कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बाहर हो जाए और पृथ्वी पर लौट कर वापिस न आए, तो उसे पृथ्वी का क्या कहेंगे, प्लायन वेग कहेंगे। वस्तु का क्या कहेंगे, उसको प्लायन वेग कहेंगे। और पृथ्वी से वस्तु को बाहर फेंकने के लिए फिर कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो वो स्पीड होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जैसे आपने देखा होगा कि रॉकेट चले जाते हैं, अंतरिक्ष यान चले जाते हैं, तो वो किस स्पीड से जाते होंगे, तो वो किस स्पीड से जाते हैं, वो जाते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। अब ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आया कहाँ से है, तो एक चीज फॉर्मूला याद रखेंगे कि एस्केप जो वेलोसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2g/r_e। r_e का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। g कितना होता है हमारा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी लेक्चर में हमने पढ़ा है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर लगा लो लगभग, तो 6400, अगर ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर रख देते हैं 2 × 9.81 इंटू में 6400 किलोमीटर, अगर ये रख देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी इतनी स्पीड से अगर कोई वस्तु पृथ्वी से बाहर जाएगी तो वो क्या होगी, पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आएगी। जैसे आपने महाभारत में सुना भी होगा कि भीम ने हाथियों को अपने गद्दे से इतनी दूर फेंक दिया कि वो पृथ्वी पर लौटकर ही नहीं वापस आए। तो वो क्यों नहीं आए, क्योंकि वो इस गति से चले गए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या हो गए, बाहर हो गए। इसीलिए उस वेग को क्या कहते हैं हम लोग, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं कि वो भाग गया। ठीक है। अब चंद्रमा पर ये कितना होगा, पृथ्वी का 1/6 हो जाएगा। यानी चंद्रमा का प्लायन वेग अगर पूछ ले तो चंद्रमा का प्लायन वेग कितना होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब आपको एक चीज और, उपग्रह का पूछ ले कि उपग्रह का प्लायन वेग कितना होता है, तो उपग्रह का प्लायन वेग होता है √2 गुना या 41%। कितना, 41%। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.414 होती है। यानी किसी कोई उपग्रह है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता उपग्रह। अगर चंद्रमा की जो गति है, मान लो कि वो 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड को हम कितना बढ़ा दें, √2 गुना, यानी 41% कमा दें। कितनी होगी, 141 किलोमीटर होगी। तो वो पृथ्वी के चक्कर न काटकर किसी और ग्रह के चक्कर काटने लग जाएगा, यानी उसको छोड़ के क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, किसकी, उपग्रह की। तो ये
हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। गुरुत्वाकर्षण में से इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली एस्केप वेलोसिटी से आते हैं। कैपिटल जी का मान कितना है, कैपिटल स्मॉल जी का मान कितना है, ये सब वैल्यू आती है। कैपिटल जी का मान आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलोमीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये सभी वैल्यू सारी की सारी क्या है याद रखनी है। अगर ये पूछ ले कि रॉकेट का प्लान वेग कितना है, अंतरिक्षयान का प्लान वेग कितना है, तो कितना है 11.2 किलोमीटर, जो कि जो पृथ्वी से बाहर जाने के लिए पृथ्वी का प्लान वेग ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप मेरे हिसाब से आप सभी को ये क्लास बिल्कुल समझ आ गई है। अगर किसी को क्लास में से कोई डाउट लग रहा है या कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सबको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करते जाएं और शेयर करते जाएं, इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो थैंक यू, लक्ष्य एकेडमी में आपका धन्यवाद। ओके।